हेलो एवरीवन। आई अशोक कुमार, एक्सटेंशन लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज टोहाना। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग, जो एमकॉम में रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग पे बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनेयर? वेरी सिंपली, एक क्वेश्चनेयर, चाहे आप उसको शेड्यूल बोलें या एक इंटरव्यू फॉर्म बोलें या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलें, it is a it is a formalized set of question for obtaining information from respondents, whether it is called a schedule, interview form or other any measuring instrument। या हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनेयर है वो एक सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन है डिजाइन टू गैदर स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपिनियन, preferences, experiences, intention and behavior of individuals and can be devised for the purpose of study। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग में वो है क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग जो प्रोसेस क्या है इसकी। तो इसमें कंप्लीट क्वेश्चनेयर डिज़ाइन प्रोसेस में कि कैसे हम एक क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर करते हैं, ये कंप्लीट इसमें आपको नॉलेज है वो हो जाएगी। क्वेश्चनेयर डिज़ाइन प्रोसेस हमारा इसमें सबसे मेन टॉपिक बनता है। उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड करके आपके उसके लिए बना दिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चनेयर डिज़ाइन प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी वीकनेस है वो यही है कि किसी भी तरह की कोई थ्योरी नहीं है जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि क्वेश्चनेयर को ऐसे डिज़ाइन करना है। देयर इज नो साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट गारंटी एन ऑप्टिमल और एन आइडियल क्वेश्चनेयर। ठीक है, ये क्या एक आर्ट है या ये डिपेंड करता है कि किसी भी एक जो क्वेश्चनेयर डिज़ाइनर है उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसकी स्किल्स क्या है और उसके एक्सपीरियंस क्या है उस रिसर्चर के, वो इसमें मेजर रोल है वो प्ले करते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं। सेवरल गाइडलाइंस आर अवेलेबल टू असिस्ट द रिसर्चर द क्वेश्चनेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो वो गाइडलाइन है उसको हम एक सीरीज ऑफ स्टेप में शो करेंगे। उसमें हम दिखाएंगे कि ये स्टेप है। इस स्टेप में सबसे पहले इसके 11 स्टेप हैं वो मैंने बताए हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड। सबसे फर्स्ट स्टेप है ये, द फर्स्ट स्टेप इन क्वेश्चनेयर डिजाइन टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड, कि क्या इंफॉर्मेशन की एक रिसर्चर को ज़रूरत है जिसके थ्रू वो एक डेटा कलेक्शन कर रहा है थ्रू क्वेश्चनेयर। द इंफॉर्मेशन है वो मोर एंड मोर क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। इसमें रिव्यू करें आप कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी एंड द अप्रोचेज, पर्टिकुलरली द रिसर्च क्वेश्चंस क्या है आपकी, हाइपोथेसिस क्या है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नीडेड है। उन सब इंफॉर्मेशन जिनकी ज़रूरत है उनको सबसे पहले स्पेसिफाई करें, उनको क्लियरली डिफाइन करें और ये आपको पता लगेगा रिसर्च क्वेश्चंस के थ्रू जो हाइपोथेसिस सेट किए गए हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट जो इसका सेकंड स्टेप है, समटाइम इस स्टेप को फर्स्ट स्टेप के साथ भी ऐड कर दिया जाता है, डिफाइन द टारगेट रिस्पोंडेंट्स, कि आपके टारगेट रिस्पोंडेंट्स है कौन है। क्योंकि इसमें एक अहम, जब क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करते हैं तो मेन रोल प्ले करते हैं कि रिस्पोंडेंट्स है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। तो द रिसर्चर मस्ट डिफाइन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन क्या है, रिस्पोंडेंट कौन है, उनको सबसे पहले डिफाइन है वो किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, रिसर्चर ऑफन हैव टू डिसाइड वेदर दे शुड कवर ओनली एग्जिस्टिंग यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और नॉन यूजर। फॉर एग्जाम्पल, हम टूथपेस्ट पे, कोल्ड ड्रिंक पे कोई स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पॉपुलेशन में कौन इंक्लूड है, जो पोटेंशियल कस्टमर है वो या जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो। तो इस तरह से क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि पॉपुलेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। सेकेंडली, इसमें डिफाइन किया जाना चाहिए कि सेकेंडली रिसर्चर हैव टू ड्रॉ अप ए सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम वो फ्रेम है जिससे हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। एक पॉपुलेशन है उसमें एक हमने सैम्पलिंग फ्रेम बनाया जिससे हम एक सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, तो वो सैम्पलिंग फ्रेम है वो ड्रॉ अप होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चनेयर डिज़ाइन के टाइम कुछ अदर फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि एज क्या है हमारे रिस्पोंडेंट्स की, एजुकेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है, इस तरह के कुछ जो फैक्टर्स हैं वो भी डिज़ाइन है वो किए जाने चाहिए। इसमें क्वेश्चनेयर डिज़ाइन प्रोसेस में
थर्ड जो स्टेप है वो है चूज द मेथड्स या चूज द मेथड। अब सर्वे करना है क्वेश्चनेयर के थ्रू, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास मेथड्स हैं। जैसे मेन मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, या ग्रुप और फोकस इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, या मेल्ड क्वेश्चनेयर्स के थ्रू, या टेलीफोन इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनेयर इसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनेयर की ईमेल उसमें कर दिया गया है, या कोई किसी तरह का उसके लिए लिंक है वो सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो कौन सा आपका मेथड्स है वो क्या होने वाला है, सबसे पहले वो इस थर्ड स्टेप में वो मेथड है वो चूज किया जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्वेश्चनेयर है उसके लेआउट और उसका जो डिज़ाइन है उसको किया जाता है। फोर्थ है डिसाइड ऑन क्वेश्चन कंटेंट। डिसाइड ऑन क्वेश्चन कंटेंट। क्वेश्चन कंटेंट का यहाँ पे मीनिंग है कि इंडिविजुअल जो क्वेश्चन है उसके कंटेंट क्या होंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चन के। अब इंडिविजुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भी हम एक क्वेश्चनेयर में एक क्वेश्चन है, जैसे आपको शुरू में बताया कि ये फॉर्मलाइज सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, कि इसमें अलग अलग क्वेश्चन है वो सेट किए जाते हैं। तो जो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन एक क्वेश्चनेयर में ऐड किया जा रहा है, इज द क्वेश्चन नेसेसरी, कि क्या वो क्वेश्चन ज़रूरी है। हो सकता है वो दिखने में क्वेश्चन है वो नाइस हो, बट वो उसकी किसी भी तरह का उसका कोई डायरेक्ट लिंक ना हो रिसर्च प्रॉब्लम के साथ। जैसे रिसर्च प्रॉब्लम है उसके साथ उसका कोई लिंक ना हो, तो इस तरह का क्वेश्चन है वो इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है आर सेवरल क्वेश्चंस नीडेड इंस्टेड ऑफ वन। सम टाइम क्या करते हैं हम, या 2 या 3 क्वेश्चन है उनको एक साथ ऐड कर देते हैं। तो क्या एक क्वेश्चन की जगह, ठीक है, आर सेवरल क्वेश्चन नीडेड इंस्टेड ऑफ वन, क्या एक क्वेश्चन की जगह हम कुछ क्वेश्चन की हमें जरूरत है क्या। जैसे कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें 2 क्वेश्चन है वो बेटर देन 1 है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछने के जगह उससे 2 क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो उससे ईजिली हम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप एज ए रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हो, डू यू थिंक कोका कोला इज ए टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, एक क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन था, डू यू थिंक कोका कोला इज ए टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी जब इसका आंसर दिया जाएगा कि यहाँ पे एक साथ 2 चीज़ें ऐड कर दी। हो सकता है रिस्पोंडेंट को वो कोल्ड ड्रिंक है वो टेस्टी तो लगती है बट उसको रिफ्रेशिंग नहीं लगती, या हो सकता है कि वो सोचता हो कि ये रिफ्रेशिंग है बट उसमें टेस्ट ना हो उसके अकॉर्डिंग, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ 2 क्वेश्चन इसकी जगह सेट होने चाहिए। एक की जगह डू यू थिंक कोका कोला इज टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक, और सेकंड क्वेश्चन इसमें होना चाहिए डू यू थिंक कोका कोला इज ए रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा रही है, तो उसमें इनको डबल बैरल्ड क्वेश्चन बोला जाता है कि इस तरह के डबल बैरल्ड जो क्वेश्चन है उनका यूज नहीं होना चाहिए। 5th इसमें पॉइंट है डिजाइन द क्वेश्चन टू ओवरकम द रिस्पोंडेंट्स इनएबिलिटी एंड अनविलिंगनेस टू आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे यदि रिस्पोंडेंट की अनविलिंगनेस है फिर भी उससे इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन की जा सके, या उसकी इनएबिलिटी है कि नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर देने में। इसके लिए मैंने आपको ये 5 पॉइंट दिए, इसके सब पॉइंट दिए हैं। पॉइंट नंबर 5 के 5 सब पॉइंट है। इज द रिस्पोंडेंट इन्फॉर्म्ड, कि क्या रिस्पोंडेंट को नॉलेज भी है। कैन द रिस्पोंडेंट रिमेंबर, क्या उसको याद भी है। किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। लेजिटिमेट उसका पर्पज क्या है। और नेक्स्ट है उसमें किसी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है, किसी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो आप उससे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम उनकी इंडिविजुअल जैसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे ये कहा गया था कि इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ द रिस्पोंडेंट इन्फॉर्म्ड, कि क्या रिस्पोंडेंट को इन्फॉर्मेशन भी है या नहीं है जो आप पर्टिकुलर उससे क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये इसके लिए बताया है आपको। जैसे कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक
एस्पेंड से पूछ रहे हैं, एस्पेंड है उसको हो सकता है नॉलेज ना हो, एस्पेंड में नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मंथली एक्सपेंसेस फॉर ग्रोसरीज एंड डिपार्टमेंट स्टोर परचेज इफ इट इज द वाइफ हु मेक्स दीज परचेज। यदि वाइफ परचेज कर रही है ग्रोसरी आइटम को डिपार्टमेंट स्टोर से, और ये क्वेश्चन हम यदि हस्बैंड से पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्पोंडेंट है उसको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, और हम गलत पर्सन से ये क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। इसलिए सबसे पहले इसमें ये डिसाइड होना चाहिए कि इज द रिस्पोंडेंट इन्फॉर्म्ड, कि क्या रिस्पोंडेंट जिससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है। नेक्स्ट है कैन द रिस्पोंडेंट रिमेंबर, कि जो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या उसको याद भी है या नहीं है। जैसे कि हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि कैन यू रिमेंबर द ब्रांड नेम ऑफ द शर्ट यू आर वेयरिंग ए वीक एगो, कि जो आपने शर्ट पहनी थी एक हफ्ते पहले, एक वीक पहले, क्या उसका ब्रांड नेम आप बता सकते हो। तो मे भी ये क्वेश्चन उसको याद ना हो, और ये हम उससे गलत क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। थर्ड आता है कॉन्टेक्स्ट में। थर्ड है कॉन्टेक्स्ट, कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट हो सकते हैं और सेकंड कॉन्टेक्स्ट में वो अप्रोप्रिएट है वो ना हो। जैसे कि हम यदि हाइजीन हैबिट की बात करते हैं कि जो पीपल हैं या जो लोग हैं उनकी हाइजीन हैबिट की बात कर रहे हैं, तो ये हाइजीन हैबिट के बारे में यदि पूछ रहे हैं, तो यदि हम किसी मेडिकल एसोसिएशन के लिए हम सर्वे कर रहे हैं तो हाइजीन हैबिट का क्वेश्चन पूछना बड़ा बढ़िया है और सही क्वेश्चन है, ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। बट यदि हम ये जो सर्वे कर रहे हैं, ये सर्वे यदि किया जा रहा है इसके जंक फूड जो है या फास्ट फूड रेस्टोरेंट है या जंक फूड के जो है जंक फूड का किसी का बिजनेस है या फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसके द्वारा यदि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर हाइजीन का जो क्वेश्चन है वो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ इसमें लेजिटिमेट पर्पज, explaining why the data are needed can make the request for the information seem legitimate and increase the respondent willing to answer, कि क्या आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या वो वैध है, क्या वो कानूनी रूप से ठीक है, क्या वो उचित है, क्या वो न्याय संगत है। ये कि आप यदि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो किसी भी रिस्पोंडेंट से, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उचित है, क्या वो ठीक है। जैसे कि आप उसके एज, इनकम, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपका प्रॉब्लम जो जिस प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चनेयर बनाया गया है और डेटा कलेक्ट किया गया है, क्या वो उससे रिलेटेड है, क्या वो लेजिटिमेट है, क्या वो न्याय संगत और उचित या सही क्वेश्चन आप उससे पूछ रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसमें फिफ्थ था सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, जिसको एक रिस्पोंडेंट है वो फ्री फील नहीं करता है उस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में, उसको डिस्क्लोज करने में। जैसे कि सेल्फ इमेज से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड, फैमिली लाइफ, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीफ उसके क्या है, क्या वो किसी एक्सीडेंट, आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि उस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, क्या आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो वो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन है, उस क्राइम्स के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में ये क्वेश्चन है वो नहीं, इसमें फ्री फील नहीं करेगा डिस्क्लोज करने में उन इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं की जानी चाहिए यदि वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। ये था फिफ्थ पॉइंट। अब हम सिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, चूजिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ठीक है, चूजिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर, कि उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या हो, जो क्वेश्चनेयर बना रहे हो उसमें किस तरह का उसका स्ट्रक्चर क्या हो। तो एक क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन है वो दो तरह का हो सकता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन स्पेसिफाई द सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज एज वेल एज देयर फॉर्मेट। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो
पहले ही फॉर्मली सेट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। इसके कुछ टाइप हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस या डाइकोटोमस हो सकते हैं, या एक स्केल पे भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि कौन से स्केल पे। तो सबसे पहले जैसे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करें, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द रिसर्चर प्रोवाइड ए चॉइस ऑफ आंसर एंड रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू सिलेक्ट वन और मोर ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन। मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए आपके पास काफ़ी चॉइसेस होंगी एज ए रिस्पोंडेंट, कि आपके पास 4 या 5 चॉइस हैं, उनमें से उन अल्टरनेट में से आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हो, तो आपके उसके नीचे आपको सेट ऑफ अलग अलग ब्रांड नेम दे दिए कि आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो जो आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मोस्ट जो आपकी फेवरेबल है। नेक्स्ट है डाइकोटोमस क्वेश्चन। ये डाइकोटोमस क्वेश्चन है, उसमें 2 ही रिस्पॉन्स होते हैं अल्टरनेटिवली, यस और नो का। कि आपसे ये पूछा गया कि क्या आप एडवर्टीजमेंट या किसी भी सेलिब्रिटी या उसके लिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी है, तो आपने यस और नो 2 आपके पास आंसर होंगे, एग्री डिसएग्री। तो मोस्टली इसमें 2 अल्टरनेटिव होते हैं, बट इसमें ये ठीक भी रहता है कि आप उनको एक अल्टरनेट भी प्रोवाइड करो कि डोंट नो का अल्टरनेट भी उसमें प्रोवाइड किया जाए। थर्ड इसमें बात की थी हमने कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो ऑफर कर सकता है मल्टीपल चॉइस, डाइकोटोमस और स्केल को। तो स्केल आपने पहले ही पढ़ा होगा, जैसे कि एक स्केल है वो ये लिकर्ट स्केल की मैं बात करूं तो आपसे पूछा जाए कि फ्लिपकार्ट सेल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है कि यदि आप 1 पे क्लिक कर रहे हो तो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो, फिर डिसएग्री, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ये एक स्केल है, ये यूज किया गया 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। सेकेंड हम बात कर रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की। ये फर्स्ट तो आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है, और नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है जो ओपन एंडेड है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट रिस्पोंडेंट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, कि वो अपने खुद के शब्दों में उसके लिए आंसर है वो दे रहा है, इसलिए हम इनको रेफर करते हैं फ्री रिस्पॉन्स या फ्री आंसर क्वेश्चंस के रूप में भी। तो जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दिया गया है, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, कि आपके डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, और इसके जो अल्टरनेटिव हैं उसको उसको पहले नहीं बताया गया कि, या एक इसमें यदि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो बन जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन और आपको नीचे 4 उसके लिए आपको कैटेगरी बना के दे रखी हो कि आपका ऑक्यूपेशन टीचिंग है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो यदि ये आपको अल्टरनेट दे रखे हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, मल्टीपल जो चॉइस उसमें से मल्टीपल चॉइस सिंगल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और यदि इसको फ्री छोड़ दिया गया व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन और नीचे फ्री है, तो आप आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये फ्री रिस्पॉन्स और फ्री आंसर क्वेश्चन है वो माना जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया है विच ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक यू लाइक, कि आप कोल्ड ड्रिंक का कौन सा ब्रांड है वो पसंद करते हैं, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड पसंद कर रहे हैं वो उसमें लिख सकते हैं। तो इनको बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, जो फ्री रिस्पॉन्स और फ्री आंसर क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इसमें 7 स्टेप है वो डिटरमाइन द क्वेश्चन वर्डिंग, कि आपने उसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, अब क्वेश्चन की वर्डिंग है वो किस तरह से होगी। तो जो भी क्वेश्चन की वर्डिंग है उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए मेनली 5 गाइडलाइंस यहाँ दी गई है, आपको बताई गई है। ये 5 गाइडलाइंस है। सबसे पहले डिफाइन द इश्यू, यूज कंट्री वर्ड्स। थर्ड है अवॉइड एम्बिगुअस वर्ड्स, अवॉइड लीडिंग और बाइसिंग क्वेश्चंस और यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हम इनकी इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिफाइन द इश्यू, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्डिंग की, तो इश्यू है वो डिफाइन होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुड ऑलवेज क्लियरली डिफाइन द इश्यू बीइंग एड्रेस, किस इश्यू के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। तो इसमें व्हाट
व्हेन, वेयर, व्हाई एंड वे, हु, इस तरह का यूज करके आप क्लियरली उस इश्यू को डिफाइन करें जिस इश्यू के लिए आप क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। सेकेंड है यूज सिंपल वर्ड। जो वर्ड्स जो उसमें यूज किए जाने हैं क्वेश्चनर में वो साधारण हो, ऑर्डिनरी वर्ड्स होने चाहिए, जिसको रिस्पोंडेंट है उसकी वोकैबुलरी जो वैकेब है उसमें इंक्लूड हो वो शब्द, उसको वो पहले ही उन शब्द को जानता हो, उनके बारे में उसके नॉलेज हो। इसके लिए उसके एजुकेशन लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन है वो बढ़ाए जाने चाहिए कि हमारे रिस्पोंडेंट है वो कौन है। तो यदि ऐसे इजी वर्ड या साधारण शब्द जिनको वो इजीली जानता हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नैक फूड एडिक्वेट। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। इसकी जगह आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर स्नैक फूड रेडली अवेलेबल व्हेन यू वांट टू बाय देम। उनसे इजीली पूछ लिया कि क्या स्नैक फूड इजीली अवेलेबल है क्या जब आप परचेज करना चाहते हो, तो वो बता देगा यस और नो। या इसके बारे में ऐसे पूछ लिया जाए, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नैक फूड एडिक्वेट। अब उसको नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे एडिक्वेट और डिस्ट्रीब्यूशन और इसका क्या मतलब है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, रॉन्ग आपके पास कलेक्ट होगी। तो इजी से इजी शब्द है उनका, इजी से इजी शब्द है उनका यूज किया जाए। नेक्स्ट है यूज एन एम्बिगुअस वर्ड। ठीक है, मीनिंग इसको आप दूसरी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, अवॉइड एम्बिगुअस वर्ड। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस वर्ड कौन से होते हैं, जो संदिग्ध होते हैं, जिनका मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए अनएम्बिगुअस स्पष्ट शब्दों का यूज है वो होना चाहिए। जैसे व्हेन सेलेक्टिंग वर्ड फॉर ए क्वेश्चन, तो जो भी उसमें वर्ड्स जो चूज किए जा रहे हैं वो इस तरह के वर्ड्स हों जिनका जो मीनिंग है वो एम्बिगुअस ना हो। ठीक है, अस्पष्ट मीनिंग नहीं होना चाहिए, उनका मीनिंग है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि ये कुछ एम्बिगुअस वर्ड हैं, जैसे कि सबसे पहले यूजुअली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, रेगुलरली। ये इनका मीनिंग हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के बारे में कोई तो फ्रिक्वेंटली का मतलब ये समझता हो कि वीक में 4 या 5 बार, दूसरा ये समझता हो कि फ्रिक्वेंटली का मीनिंग वीक में 4-5 बार, और दूसरा समझता हो एक दिन में 4 या 5 बार। तो ये इस तरह के वर्ड हैं जिनका हर एक जो भी रिस्पोंडेंट है उसके लिए उसका अलग मीनिंग है वो हो सकता है, इसलिए इस तरह के वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं होना चाहिए। अवॉइड लीडिंग और बाइसिंग क्वेश्चंस। ये देखो ध्यान से क्या है, अवॉइड लीडिंग और बाइसिंग क्वेश्चन, कि a question that give the respondent a clue as to what answer is desired or lead the respondent to answer in a certain way। कि कोई भी क्वेश्चन है वो लीड नहीं करना चाहिए रिस्पोंडेंट को कि आप इस तरह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो दें। ठीक है, उसमें जो रिस्पोंडेंट है उसकी डिजायर होनी चाहिए, उसको लीड नहीं करना चाहिए एक पर्टिकुलर एक आंसर की तरफ उस क्वेश्चन को। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर उसका, जैसे कि आपने ऑप्शन दिए हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री या यस या नो, कि आपने क्वेश्चन इस तरह से पूछा कि वो यस की तरफ लीड कर रहा हो या वो नो की तरफ लीड कर रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन है वो यूज नहीं होने चाहिए। यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। मैंने क्वेश्चन जैसे जो एटीट्यूड और लाइफस्टाइल के बारे में लोगों से पूछे जाते हैं या रिस्पोंडेंट से पूछे जाते हैं कि उनकी इंटेंशन पूछी जा रही है, उनका बिहेवियरल इंटेंशन पूछी जा रही है, उनका आप ओपिनियन और एटीट्यूड है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपने फॉर एग्जांपल स्केल का यूज़ किया और उसमें जो स्टेटमेंट है वो बोथ टाइप की स्टेटमेंट यूज़ होनी चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि यदि एक रिस्पोंडेंट बिना किसी भी एक स्टेटमेंट को पढ़े 5 आप स्ट्रांगली एग्री बोल रहे हो, स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक करता जा रहा है, तो बीच में एक नेगेटिव यदि स्टेटमेंट होगी फिर भी वो 5 पे क्लिक करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो रिस्पोंडेंट है वो जो आंसर है उसको प्रॉपर तरीके से उस आंसर को नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है उसका यूज़ होना चाहिए, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से कलेक्ट है वो की जा सके और ओरिजिनल जो आंसर है वो रिकॉर्ड किए जा सके।
8 इसमें है अरेंज द क्वेश्चन इन प्रॉपर ऑर्डर, कि जो क्वेश्चन बनाए हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर क्या है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है वो किए जाने चाहिए। तो जब प्रॉपर ऑर्डर में उनको अरेंज किया जा रहा है तो उसको रिसर्चर को कंसीडर करने चाहिए ओपनिंग क्वेश्चंस कौन से हैं, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शॉर्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड द इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल ऑर्डर में और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टॉपिक एरिया के अराउंड है वो ऑर्गेनाइज है वो किए जाने चाहिए। जैसे कि इसमें ओपनिंग क्वेश्चन की बात करें तो ओपनिंग क्वेश्चन सेट द स्टेज फॉर द रिमाइंडर इन द क्वेश्चन। जो डिफरेंट वैरायटी के वो हो सकते हैं ओपनिंग क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस करे टॉपिक को, ठीक है, या अटेंड टू गेन द कॉन्फिडेंस, जो रिस्पोंडेंट है उसका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या रिस्पोंडेंट के कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो इजी या सिंपल या बिना डराने वाले और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो यूज होने चाहिए ओपनिंग क्वेश्चन के रूप में। तो ओपनिंग क्वेश्चन शुड बी इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड नॉन थ्रेटनिंग, ये होना चाहिए कि ओपनिंग क्वेश्चन है वो इस तरह के हों। सेकेंड है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इसको मैंने बताया आपने कि सबसे फर्स्ट ओपनिंग क्वेश्चन, फिर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शॉर्ट, कि क्या इंफॉर्मेशन है वो एक रिसर्चर है वो कलेक्ट करना चाहता है। ये इंफॉर्मेशन है ये 3 टाइप की हो सकती हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, सेकंड है क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन और थर्ड है आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, जो डायरेक्टली रिलेट करती हो रिसर्च प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ, रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन, जो कंसिस्ट करती है सोशियो इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक का आपको पता ही है, एज है या जेंडर है, इनकम है, उसके बारे में किसी तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और थर्ड है आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, जो इंक्लूड्स हैं जिसमें नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय क्लासिफिकेशन एंड फाइनली आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जानी चाहिए, फिर क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन और फिर लास्ट में आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। उसके बाद है डिफिकल्ट क्वेश्चन, यदि कोई है तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो भी सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं या जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, शुड बी प्लेस्ड लेट इन द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का वो उसके सबसे लास्ट में इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाने चाहिए, ठीक है। जब एक उस रिस्पोंडेंट है उसका इंटरेस्ट बन जाए जब क्वेश्चनियर में, और लास्ट में इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाने चाहिए। इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन, तो एज ए रूल a series of questions should start with a general introduction to a topic followed by specific information related to the topic. इसको फ्यूनल अप्रोच बोलते हैं हम, जब हम जा रहे हैं गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि जब क्वेश्चनियर स्टार्ट हो तो वो जनरली स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एडवर्टीजमेंट से और फिर आप उसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एडवर्टीजमेंट से धीरे धीरे आप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या एक पर्टिकुलर उस तक जाएं, कि जनरल इंट्रोडक्शन दें पहले टॉपिक की। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो जनरल होना चाहिए और धीरे धीरे आप स्पेसिफिक की तरफ जाएं। इसको हम फ्यूनल अप्रोच भी बोलते हैं। जैसे कि व्हाट कंसिडरेशन आर इम्पोर्टेंट टू यू इन सेलेक्टिंग ए डिपार्टमेंट स्टोर, कि जब आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या कंसिडरेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब आप देखो इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसको पता नहीं अब किस तरह का आंसर देना है, कि लोकेशन के बारे में पूछा गया है, इंडोर जो इंटरनल उसका एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया है, या किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में, और हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को उसके बारे में याद भी ना हो। इसलिए इसकी जगह ये एक इनकरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाना चाहिए, इन सेलेक्टिंग ए डिपार्टमेंटल स्टोर हाउ इंपॉर्टेंट इज कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन की कन्वीनियंस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल से हम धीरे धीरे क्या जाए स्पेसिफिक की तरफ जाए, कि यदि आपका रिसर्च का टॉपिक लोकेशन पे है
तो फिर आप किस क्वेश्चन इस तरह से पूछें कि इन सेलेक्टिंग ए डिपार्टमेंटल स्टोर हाउ इम्पोर्टेंट इज कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट आपके पास जो 9th पॉइंट है वो है फॉर्म एंड लेआउट, कि जो क्वेश्चनेयर आपने प्रिपेयर किया है उसका लेआउट है वो कैसे हो। तो द फॉर्मेट, स्पेसिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ क्वेश्चंस कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिजल्ट, कि किस तरह से आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसकी स्पेसिंग क्या है, उनको किस तरह से पोजीशन आपने किया है, वो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं रिजल्ट पे। कैसे डालते हैं कि जिस तरह से अच्छे से स्पेस किया गया है क्वेश्चन को, उनको अच्छे से पोजीशन किया गया है, तो उससे एक इंटरेस्ट बना रहता है रिस्पोंडेंट का, जिससे वो सही जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें फील करता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो क्वेश्चनेयर है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए, और जो ईच पार्ट है उसको नंबर दिया जाना चाहिए। जब यदि क्वेश्चन है वो ब्रांचिंग क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनेयर है वो पहले ही प्री कोडेड होना चाहिए, कि अलग अलग उसमें पार्ट्स में उसको डिवाइड है वो कर दिया जाए, उन पार्ट्स को नंबर दे दिया जाए और उनको प्री कोडेड करके उनको सीरियली उस जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाए। तो लेआउट है जो वो बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है रिजल्ट पे। 10th इसमें है रिप्रोड्यूस द क्वेश्चनेयर। रिप्रोड्यूस द क्वेश्चनेयर का मतलब है कि यदि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी रिस्पोंडेंट को एक क्वेश्चनेयर मेल कर रहे हैं या डायरेक्टली उसको जाके आप क्वेश्चनेयर दे रहे हैं और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चनेयर है वो गुड क्वालिटी पेपर पे उसको प्रिंट किया जाना चाहिए। द क्वेश्चनेयर है उसको इस तरह से रिप्रोड्यूस किया जाए कि वो इजी टू रीड और इजी टू आंसर हो, इसलिए ये एक प्रोफेशनल अपीयरेंस इसमें होनी चाहिए, ये दिखाई दे कि प्रोफेशनल अपीयरेंस है। यदि क्वेश्चनेयर आपका लॉन्ग क्वेश्चनेयर है, ठीक है, कि जिसमें 6 या 7 उसमें पेज हैं, तो उस क्वेश्चनेयर को एक बुकलेट की फॉर्मेट, बुकलेट का उसको फॉर्मेट है वो दिया जाना चाहिए, बुकलेट फॉर्मेट उसमें दिया जाए। उसके बाद है जो ईच क्वेश्चन शुड बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन ए सिंगल पेज, ठीक है। एक पार्ट है या जो जिसमें एक ब्रांच आपने दे दी है क्वेश्चनेयर की, तो उस पर्टिकुलर जो ब्रांच है उसको एक ही पेज पे आपने दिया जाना चाहिए। तो ईच क्वेश्चन शुड बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन ए सिंगल पेज। और इसका 11 पॉइंट है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग, the testing of the questionnaire on a small sample of respondent for the purpose of improving the questionnaire by identifying and eliminating potential problem। इसका मतलब क्या है प्री टेस्टिंग का मीनिंग, कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चनेयर है वो बनाया और आप 1000 जो आपके सैम्पल साइज है वो 1000 है, 1000 रिस्पोंडेंट से वो क्वेश्चनेयर फिल करवाना चाहते हैं। हो सकता है उस क्वेश्चनेयर में कुछ प्रॉब्लम हो, वर्डिंग से रिलेटेड या उसकी जो कोड किया है उससे रिलेटेड, या कुछ उसमें इस तरह के वर्ड्स वो यूज किए गए हैं, क्या वो एक्चुअल में जो मेज़र करना चाहते हैं वो उसको मेज़र कर भी रहा है, रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है। इसके लिए प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। तो हमेशा प्री टेस्टिंग है, द प्री टेस्टिंग शुड बी डन ऑलवेज। इसके लिए क्या हो कि क्वेश्चन कंटेंट, वर्डिंग, सीक्वेंस, फॉर्म एंड लेआउट, क्वेश्चन डिफिकल्टी या इंस्ट्रक्शन, वो सब जानने के लिए सबसे पहले वो जो क्वेश्चनेयर आपने प्रिपेयर किया है वो 15 या 20 रिस्पोंडेंट के पास सबसे पहले वो क्वेश्चनेयर वो फिल करवाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि यदि किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है किसी वर्ड्स में, तो वो आप पहले ही उसको उस डिफ़िकल्टी को, उन वर्ड्स को, या इसी तरह कोई एम्बिगुअस वर्ड उसमें यूज हो गया, ताकि आप उनको एलिमिनेट कर सकें। तो ये जो 15 या 20 जो शॉर्ट आपने सैंपल साइज लिया है इसके लिए, तो वो सेम होना चाहिए। द रिस्पोंडेंट इन द प्री टेस्ट शुड बी सिमिलर टू दोज, ठीक है, हु विल बी इंक्लूडिंग एक्चुअल सर्वे। एक्चुअल सर्वे में जो यूज होंगे ना, सेम उसी तरह के ही रिस्पोंडेंट वो होने चाहिए,
ताकि उनको यदि किसी तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एज ए जनरल रूल ए क्वेश्चनेयर शुड नॉट बी यूज्ड इन फील्ड सर्वे विदाउट एडिक्वेट प्री टेस्टिंग। द रिस्पॉन्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्री टेस्ट शुड बी कोडेड एंड एनालाइज्ड। जो रिस्पॉन्स ऑब्टेन किया गया है प्री टेस्ट के द्वारा वो क्या होना चाहिए, कोडेड भी होना चाहिए और एनालाइज्ड भी होना चाहिए, कि उसके थ्रू आप एनालिसिस करके देखें कि क्या आपका जो क्वेश्चनेयर है वो वैलिड और रिलायबल है, क्या वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जो भी आपका सैंपल साइज है, एक शॉर्ट सैंपल साइज है, वो उसके लिए सिलेक्ट करें और उस क्वेश्चनेयर को उस स्मॉल जो सैंपल साइज है वहाँ से उनको फिल करवाएं, ताकि आपको जो फ्यूचर में प्रॉब्लम 1000 यदि एक साथ आप कलेक्ट कर लेते हैं, फिर यदि आपको उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 20, 30, 50 लोगों से पहले वो क्वेश्चनेयर है वो प्री टेस्टिंग है वो होना चाहिए। वो डिपेंड कर रहा है कि आपके 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, कि आपका सैंपल साइज है वो क्या है, आपके रिस्पोंडेंट है वो कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका प्री टेस्ट का जो साइज है वो डिसाइड है वो किया जाना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग पे। इसमें हमने जो स्टेप की बात की है, सबसे पहले है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड, कि कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। आपका टारगेट रिस्पोंडेंट कौन से हैं वो डिसाइड होने चाहिए। कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सबसे पहले चूज किया जाना चाहिए। क्वेश्चन के कंटेंट डिसाइड करो कि क्या क्वेश्चन नेसेसरी भी है भी या नहीं है, और क्वेश्चन सही तरीके से पूछा जा रहा है। किसी तरह की यदि अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी है यदि रिस्पोंडेंट की, तो वो पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्ड क्या है, स्ट्रक्चर्ड है या वो अनस्ट्रक्चर्ड है, डाइकोटोमस है, मल्टीपल चॉइस है या स्केल का यूज हो रहा है। क्वेश्चन की वर्डिंग कौन सी है, इश्यू इजीली डिफाइन किया जाना चाहिए, साधारण शब्द यूज किए जाना चाहिए, अस्पष्ट वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, बाइसिंग क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए जो बाइस करें या लीड करें, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज हो। उसके बाद 8 पॉइंट ये था कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से आप उन सभी क्वेश्चंस को अरेंज करो कि कौन सा ओपनिंग क्वेश्चनेयर होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले, उसके बाद क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और सबसे लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो यूज होने चाहिए। उसके बाद उसका फॉर्म और लेआउट है वो किस तरह का होगा, किस तरह से स्पेसिंग होगी, क्या फॉर्मेट होगा, डबल साइड, सिंगल साइड, 1 पेज में डबल, आप उसके अलग अलग किस तरह से आप उसका फॉर्मेट है वो दें। और रिप्रोड्यूस द क्वेश्चनेयर गुड क्वालिटी पेपर पे रिप्रोड्यूस होना चाहिए वो। और प्री टेस्टिंग सबसे लास्ट में प्री टेस्टिंग करें। प्री टेस्टिंग के जो भी रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग आप नेसेसरी चेंजेस करें उस क्वेश्चनेयर में, और उसके बाद आप उसको एज ए सर्वे इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको यूज करें। तो ये था हमारा क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग पे। थैंक यू, थैंक्स।